नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एसएससी जीडी का रीजनिंग का कैलेंडर का पार्ट 7 और पार्ट 6 तक जितनी भी चीज़ें मैंने आप सबको पढ़ाई हैं उसी को आगे जो है हमको उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है दोस्तों। तो मैंने आप सबको बताया था कि अगर डेट और चेंज हो जाए तो कैसे होता है, डेट चेंज हो जाए, मंथ चेंज हो जाए और ईयर चेंज हो जाए। तो मैंने कुछ प्रश्न उसके कराए थे, 2-4 प्रश्न मैं अभी और कराने वाला हूँ। इसके बाद फिर हम लोग जो है अगले स्टेप में बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको करना है। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है और प्रश्न ये है कि 16 मार्च 1930 को दिन था फ्राइडे का। तो आपको बताना है 18 सितंबर 1905 को कौन सा दिवस होगा, ये आपका प्रश्न है। तो 16 मार्च 1930 को फ्राइडे था, तो 18 सितंबर 1905 को कौन सा दिवस होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से अगर इसको हम लोग समझ पाए तो आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि 16 मार्च से चलना है 18 सितंबर पर। तो मार्च से सितंबर में जाना है तो आपको आगे की डेट पता करनी है। मार्च से सितंबर में जाना है तो आपको आगे जाना है, ठीक है। और लेकिन 1930 से अगर 1905 में आना है तो पीछे आना है। जहां पर आगे जाना होगा वहां की ऑर्डर की संख्या को प्लस लेंगे और जहां पर पीछे जाना होगा वहां की ऑर्डर की संख्या को माइनस लेंगे। बस इतना सा काम आप सबको जो है करना है। तो 16 मार्च 1930 को फ्राइडे था, तो 18 सितंबर 1905 को कौन सा दिवस होगा, ये आपका प्रश्न था। तो मार्च से सितंबर में चलेंगे तो मार्च होता है 31 का, 31 में 16 दिन समाप्त हो गए तो बचेंगे कितने दिन, 15 दिन। 15 में 7 दूनी 14, 1 आएगा। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, 7 दूनी 14, 4, 4 3 7 कैंसिल हो गया, 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया, 3 और 4 ऑड डेज बचे। ये जो ऑड डेज होंगे प्लस में होंगे, 4 ऑड डेज प्लस के, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या करना है। 1930 से 1905 में चलना है। तो यहाँ पर आपको 30 से 5 में आना है तो पीछे जाना है। तो ऑड की संख्या जो आएगी निगेटिव में आएगी। तो 30 में 5 घटाएंगे बचेगा 25, 25 में लीप ईयर की संख्या निकालना है। तो यहाँ से निकाल लो तो 30 वर्षों में लीप ईयर की संख्या आएगी 4 7 28, 7 आएगी। और 5 में लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो 1 आएगी, 7 में 1 जाएगा तो 6 आएगा। तो 4 6 24, 6 लीप ईयर, 25 6 31, 31 बटे 7, 7 चौको 28। तो यहाँ 3 और डेज आएंगे, 3 और डेज आएंगे। कितने आएंगे, 3 और डेज आएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 और डेज आपके आ गए। अब आइए चलते हैं आगे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर प्लस का 3 और यहाँ पर जो है माइनस का 3, ठीक है। तो प्लस का 4 यहाँ पर था और माइनस का 3, तो फाइनली यहाँ पर आएगा 1 और डेज, वो भी प्लस में। तो प्लस का 1 और डेज आपके पास बचेगा, ठीक है। वो प्लस का और माइनस का घटा दिया तो यहाँ पर 1 बचा। तो दिन कौन सा था, फ्राइडे। तो आपको फाइनली फ्राइडे से 1 दिन आगे जाना है। फ्राइडे से 1 दिन आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, सैटरडे मिल जाएगा। ये आपका प्रश्न होगा। तो फ्राइडे से 1 दिन दोस्तों आगे गए तो सैटरडे मिला। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर ऑर्डर की संख्या पॉजिटिव में, अगर आगे जाना है तो ऑर्डर की संख्या प्लस में आएगी। अलग अलग दोनों को सॉल्व करना है और दोनों को अलग अलग सोचना है, यानी कि दोनों को मिक्स करके सोचो तो प्रश्न आपका फिर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है ना। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अब यहां पर जब अगला प्रश्न आएगा तो अगले प्रश्न में चलने से पहले कुछ समझ लेते हैं, कुछ प्रश्न और है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न यहां पर 22 नवंबर 1950 को दिन था बुधवार का। तो आपको बताना है कि 27 मई 1921 को कौन सा दिवस होगा, ये आपका प्रश्न हो गया। 27 मई 1921 को कौन सा दिवस होगा।
आइए समझते हैं। तो 22 नवंबर 1950 से चलना है 23 मई 1921 में। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले प्रश्न को दो पार्टों में ब्रेक कर लो, मंथ को अलग कर लो, डेट को और ईयर को अलग कर दिया, ठीक है, यही हम करते आ रहे हैं। नवंबर से मई में आना है तो पीछे जाना है, याद है चेंज इन मंथ में नवंबर से मई में जाना है, पीछे जाना है, लेकिन काउंटिंग आगे से होती है। तो मई होता है 31 का, 31 में 27 दिन खत्म हो गए, 27 4 31, तो 4 और डेज यहाँ आएगा। मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, 7 तारीख 21 एक आएगा। कैंसिल कर लो भाई, 4 3 7 कैंसिल हुआ, 3 2 5 2 7 कैंसिल हुआ, 3 और 1 4 और डेज आएंगे, 4 और डेज आए, वो भी किसमें, निगेटिव में। क्यों? क्योंकि आपको पीछे जाना था। अब आगे आ जाओ, 1950 से 1921 में आना है तो यहाँ भी पीछे जाना है। तो 10 में 1 गया 9 आएगा, 10 में 1 गया 9 आएगा, और 4 में 2 गया 2। अब यहाँ पर आपको निकालना है लीप ईयर की संख्या। तो लीप ईयर निकालने के लिए 50 का अलग से निकाल लो, गलत भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट निकालेंगे तो 4 7 28 7 बनेगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 में लीप ईयर की संख्या का निकालें तो 4 एक अन्नम 4, कितना बचेगा 12 लीप ईयर आएंगे। और 21 में अगर लीप ईयर की संख्या निकालें तो 4 5 21, 12 में 5 गया 7, 7 5 12, तो 4 7 28, 7 लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पर आएगा 36, कितना आएगा 9 29 7 36, 36 बटे 7, 7 पन्ना 35, एक और डेज आया। फाइनली आपके पास एक और डेज आ गया। और जब एक और डेज आया तो एक और डेज किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस का 4 ये, माइनस का 1 1, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 आएगा, माइनस का 5 और डेज फाइनली आपके पास। जब 5 और डेज आएगा तो वेडनेसडे से आपको 5 दिन पीछे जाना है, वेडनेसडे से 5 दिन पीछे जाना है, या तो फिर वेडनेसडे से आपको क्या करना है, 2 दिन आगे जाना है, 2 दिन क्या करना है, आगे जाना है, ठीक है। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो यहाँ फ्राइडे उत्तर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फ्राइडे। और 2 दिन आगे कैसे गए आपको पता है, सब बातें बता चुका हूँ। इस वजह से आपको जो है ये सब चीज़ें, पुरानी बातें याद होनी चाहिए अगर नई बात सीखना है तो। अगर नई चीज़ें सीखना है तो जो पीछे चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं वो बातें याद होनी चाहिए, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अब अगले पॉइंट में। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट था, ये कॉन्सेप्ट था, आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अभी कुछ पॉइंट और बचे हैं जो मुझे समझाना है। तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, देखते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न बनता है। कह रहा कि साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन अन्य महीने के प्रथम दिन के समान है। अब आपको बताना कि साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस वर्ष के अन्य महीने के प्रथम दिन के समान है, बताइए। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन, मतलब ये आप मैंने बताया था साधारण वर्ष में, ठीक है। तो कह रहा है कि साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य वर्ष में प्रथम दिन के समान है। आपको ये ध्यान से देखना है। मैंने एक कोड बताया था, आपको याद होगा, इसके लिए 144 025 036 और 146, ठीक है। तो कह रहा है अप्रैल, तो ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है और ये अप्रैल है। जीरो कोड किसके साथ समान है, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई। तो जुलाई के साथ समानता रखेगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बोलो याद है कि नहीं, सब मैं पढ़ा चुका हूं कि नहीं। वैसे ही प्रश्न पूछेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है कि साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान है, किस अन्य महीने के। यहाँ पर किस होना चाहिए था, किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 जुलाई, मतलब जुलाई के महीने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 24 मई को शनिवार है तो इस महीने के कौन से दिन 5 बार आएगा। अब बताइए, मई की बात कर रहा है और मई का महीना होता है 31 का। अगर 31 का कोई महीना होता है तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन, या तो कहें 29, 30 और 31 तारीख का दिन 5 बार आता है। बोलो याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, वैसे रिप्रेस पूछ रहा है। 24 मई को शनिवार है,
अगर 24 मई को आपका सैटरडे है, अगर 24 मई को सैटरडे है तो 7 दिन बाद, तो 7 यहाँ जोड़ेंगे तो 7 4 11 31 आएगा। 31 तारीख को भी आपका क्या होगा, सैटरडे होगा। तो कह रहा है कौन सा दिन 5 बार आएगा, तो 31 को सैटरडे होगा, तो 30 को और 29 को बता दो कौन सा दिन होगा। सैटरडे से पहले फ्राइडे आता है और फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे आता है। तो ये दिन आएंगे, सैटरडे फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे थर्सडे। तो यहाँ शनिवार दिया है तो शनिवार ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा दिन 5 बार आ सकता है, तो शनिवार का दिन 5 बार आ सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो ये सारी प्रश्न मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ, बस प्रश्नों की श्रृंखला आनी है, पढ़ाना है। अभी कुछ पॉइंट है जो मुझे बहुत सी चीज़ें अभी आपको बताना है, तो अभी समय लगेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको समझ में चीज़ें आ जाए। यदि 26 अक्टूबर को बुधवार है तो महीने का तीसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। प्रश्न आपका तीसरा, यदि 26 अक्टूबर को बुधवार है तो महीने का तीसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। बताओ दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए करते हैं। करें कि यदि 26 अक्टूबर को बुधवार है तो 26 अक्टूबर को बुधवार है, ठीक है। 26 अक्टूबर को बुधवार है तो ये पता कर लो कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन हो। 26 में घटाया 25, 25 बटे 7, 7 त्रिका 21 और 21 4 25, 4 और डेज आया। तो वेडनेसडे से 4 दिन आपको पीछे जाना है, वेडनेसडे से 4 दिन पीछे जाना है। क्या करना है, 4 दिन पीछे जाना है। तो वेडनेसडे से 4 दिन पीछे जाएंगे या तो फिर वेडनेसडे से 3 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, तो 1 तारीख को सैटरडे है, ठीक है। तो कह रहा है बुधवार है तो महीने का तीसरा सोमवार, तो महीने का तीसरा सोमवार कौन से दिन पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बुधवार है 1 तारीख को, तो 1 तारीख को क्या है, बुधवार है। 2 तारीख को थर्सडे होगा, 3 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे होगा। 4 तारीख को क्या पड़ेगा, सैटरडे। 5 तारीख को क्या पड़ेगा, संडे। और 6 तारीख को क्या पड़ेगा, मंडे। पहला मंडे, तो तीसरा सोमवार। तो अगर पहला 6 तारीख को है तो दूसरा पड़ेगा 7 6 13 तारीख को, और तीसरा पड़ेगा 13 7 20 तारीख को। तो 20 अक्टूबर को पड़ेगा। कुछ गड़बड़ है क्या। 26 अक्टूबर को बुधवार है तो महीने का तीसरा सोमवार किस तारीख को होगा। तो 20 अक्टूबर होना चाहिए। एक 5वां ऑप्शन ड्रा कर लो, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है प्रश्न को, मुझे कोई फाल्टिंग समझ में नहीं आ रही है। तो 20 अक्टूबर होगा और यही सही होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4, आने वाले कर के 4 दिन बाद बुधवार है तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो पहले हमको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम सब जो है ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले कुछ चीज़ों को और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं, कि कल परसों क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है, उसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना,
कि कल परसों नरसों की अगर बात करता है तो कल का मतलब क्या होता है, परसों का मतलब क्या होता है, के बाद का मतलब क्या होता है, से पहले का मतलब क्या होता है, के पहले का मतलब क्या होता है, के बाद का मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कह देगा प्रश्न ए से पांचवा दिन, अगर प्रश्न कह देता है कि ए से पांचवा दिन का मतलब क्या है, ए से पांचवें दिन का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो ए से जो पांचवा दिन होता है तो मात्र आपको ए में आपको 4 दिन जोड़ देना है, आप वहां पर पहुंच जाओगे। ए कुछ भी हो सकता है, दिन भी हो सकती है, तारीख, जैसे कह देगा 4 तारीख से पांचवी तारीख क्या होगी, मतलब सोमवार से पाँच दिन पाँच सोमवार से पांचवा दिन क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न, सोमवार से पांचवा दिन क्या होगा। तो जिसे कह रहा है कि से का मतलब होता है कि उस दिन या तारीख को काउंट करना। जैसे मान लीजिए कह रहा है ए से पांचवा दिन, ए को मान लो हम करें 10 तारीख से पांचवी तारीख क्या होगी, तो 10 तारीख से का मतलब होता है कि उस दिन या तारीख को काउंट करना पड़ता है। तो 10 तारीख से मतलब 1 2 3 4 और 5, तो 10 के बाद 11 12 13 और 14, फाइनली कितने दिन आ गए, 1 2 3 और 4 दिन आगे गए। जो भी डेट या तारीख होगी तो यहाँ पर ए की जगह हमको क्या करना है, 4 जोड़ देना है। तो 10 तारीख है तो ए में अगर 10 रखेंगे तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो कौन सी तारीख मिल जाएगी, 14 तारीख मिल जाएगी। और यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि 10 और 4 14, यहाँ पर आसानी से उत्तर में मिल पा रहा है। ठीक है, तो 10 + 4 = 14 हमारा उत्तर में सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। जब से का बात करता है, से की बात करता है तो हमको उस दिन या तारीख को काउंट करना पड़ता है। आगे चलते हैं। जैसे कह देगा प्रश्न ए से 5 दिन बाद, जैसे प्रश्न बोल दे ए से 5 दिन, ए से 5 दिन बाद, तो ए से 5 दिन बाद कौन सा दिन या तारीख होगा आपको बताना है। तो ए से 5 दिन बाद की अगर हम बात करें तो ए में हमें क्या करना है, 5 दिन जोड़ना है। तो ए से 5 दिन का मतलब सीधे सीधे उसमें 5 दिन जोड़ दो, सीधे सीधे उसमें 5 दिन क्या करें, जोड़ दें। अब कैसे, से का मतलब 10 तारीख से 5 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, तो यहां पर इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्न कह देगा ए से 5 दिन बाद, तो 10 तारीख से 5 दिन बाद, तो 10 तारीख से का मतलब होता है उस दिन या तारीख को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद मतलब इस दिन के अगले वाले दिन की बात कर रहा है। तो 10 तारीख से 5 दिन बाद, तो 10 तारीख से का मतलब होता है उस दिन या तारीख को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद मतलब इस वाली डेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे 1 2 3 4 5 दिन आगे गए, तो यहाँ 11 तारीख, यहाँ 12 तारीख, यहाँ 13 तारीख, यहाँ 14 तारीख और यहाँ 15 तारीख। यहाँ पर क्या आएगा, 15 तारीख आएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया तो सीधे सीधे 15 तारीख है। तो यहाँ पर ए है, ए की जगह हमें क्या रखना है, 10, 10 में 5 जोड़ देंगे, 10 और 5 कितना हो गया, 15 तारीख डायरेक्ट मिल जाएगी। तो अगर से बात शब्द आता है तो सीधे सीधे उसमें 5 दिन क्या करना है, ऐड कर देना है। सीधे सीधे 5 दिन क्या करना है, ऐड कर देना है, तो हमको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। अब जैसे आगे प्रश्न बोलेगा ए के 5 दिन के बाद, ए के 5 दिन बाद, ए के 5 दिन बाद, जब के बाद शब्द आ जाए तो उसमें आपको 6 दिन जोड़ना है सीधे सीधे। के का मतलब होता है कि उस दिन या तारीख को काउंट नहीं करना। आ जाओ समझते हैं ध्यान से। अब के का मतलब होता है उस दिन या तारीख को काउंट नहीं करना। कह रहा कि ए के 5 दिन बाद, तो ए के 5 दिन में 10 तारीख के का मतलब होता है कि उस दिन या तारीख को काउंट नहीं करना। ये बात दिमाग पे फिट कर लीजिए। तो 10 तारीख के 5 दिन बाद, तो 10 तारीख के का मतलब इसको छोड़ दीजिए। अब इसको जब से शब्द आता है तो काउंट करते थे, के शब्द आएगा तो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ए के मतलब 10 तारीख के, तो 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद मतलब अगला वाला दिन, ये वाला 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद मतलब अगला वाला दिन। तो फाइनली 10 यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15 और यहाँ पर 16। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 10 में 6 जोड़ देंगे। तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16वीं तारीख हमको क्या करती है, मिल जाती है। इतना सा काम करना है। 10 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको 16वीं तारीख क्या करेगी, मिल जाएगी।
अब जैसे प्रश्न यहां पर कहेगा ए से 5 दिन पहले, ए से 5 दिन पहले, या प्रश्न कहेगा ए के 5 दिन पहले। ये हुआ ए से 5 दिन पहले या ए के 5 दिन पहले। दोस्तों तो अब एक बात बताओ भाई, जब ए से 5 दिन पहले की बात करता है या ए के 5 दिन पहले की बात करता है, देखो से का प्रभाव और के का प्रभाव आगे जाने पर होता है लेकिन पीछे जाने पर नहीं होता। चाहे से पहले कहे चाहे के पहले कहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना से का कोई प्रभाव पड़ता है ना के का कोई प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आगे जाओगे तो से का भी प्रभाव पड़ता है और के का भी प्रभाव पड़ता है। ये बात दिमाग में गांठ बांध लो सभी लोग। से में और के में पीछे जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ए से 5 दिन पहले तो सीधे सीधे 5 दिन पीछे चले जाओ, और ए के 5 दिन पहले तब भी सीधे सीधे 5 दिन क्या करो, पीछे चले जाओ। बस इतनी सी बात आप सबको समझनी है। तो शे का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब होता है एक दिन एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पर कहा था बाद, तो बाद में मतलब एक दिन और हमने काउंट किया। यहाँ पर कहा था बाद में एक दिन हमने और क्या किया, काउंट किया। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो से का मतलब, के का मतलब, पहले का मतलब, बाद का मतलब, अगर ये समझ गए तो आगे के जो आपके प्रश्न आएंगे ना, उसमें फिर आपको कोई तकलीफ या समस्या नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सब छोटी छोटी बातों को जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर प्रश्न करना थोड़ा सा आप सबके लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए एक बार, और जब तक नहीं करेंगे ना भैया, तब तक तकलीफ आपकी शांत नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। बन गया। आइए चलते हैं आगे। ये प्रश्न था आपका, कहा कि आने वाले कल के 4 दिन बाद बुधवार है, तो आने वाले कल के, तो मान लो ये आने वाला कल के, मान लो ये कल है, ये मान लो आने वाले कल के 4 दिन बाद बुधवार, तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले कौन सा दिन था, ये आपका प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करते हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। कह रहा कि आने वाले कल के, तो मान लो ये कल है, आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद के बाद, तो 1 2 3 4 दिन बाद क्या था, बुधवार था। तो यहां पर जो दिन है ना वो बुधवार का है, ठीक है। आने वाले कल के 4 दिन बाद बुधवार है, तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले। अब देखो यहां पर अगर बीते हुए कल के 6 दिन पहले कौन सा दिन था, तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले, कल के पहले, तो सीधे सीधे आपको 6 दिन पीछे चले जाना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11/7, फाइनली आया 4। तो वेडनेसडे से 4 दिन आपको आगे जब पीछे जाना है, या तो 3 दिन आगे, तो यहां पर आपका जो आएगा उत्तर संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, ठीक है। अब वेडनेसडे से 4 दिन पीछे जाएंगे, तो वेडनेसडे से पहले क्या मिलता है, ट्यूसडे, और ट्यूसडे मिलता है, ट्यूसडे से पहले क्या मिलता है, मंडे, मंडे के पहले संडे, संडे से पहले संडे, मतलब सैटरडे। एक सेकेंड, प्रश्न कहा है कि आने वाले कल के 4 दिन बाद की बात कर रहा है। तो आने वाले कल के 4 दिन के बाद बुधवार है, तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले। तो आज का दिन हमने यहां पर नहीं लिया, आज का दिन लेना पड़ेगा, ठीक है।
आने वाले कल के 4 दिन बाद बुधवार है, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद 1 2 3 4 दिन बाद बुधवार है, तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले, तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले, तो बीते हुए कल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/7 5, तो वेडनेसडे से आपको क्या करना है, 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन आगे जाना है, या तो वेडनेसडे से आपको 5 दिन पीछे जाना है, तो फ्राइडे उत्तर में आएगा, ऑप्शन नंबर 4 फ्राइडे, चौथे का चौथा नंबर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। करा कि वर्ष 1995 के कैलेंडर को हम दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, वर्ष 1995 के कैलेंडर को हम दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है कि कैलेंडर कैसे रिपीट करता है, थोड़ा सा उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कैलेंडर कैसे रिपीट करता है और कैसे रिपीट करेगा उसकी थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना। आइए समझते हैं कि समान वर्ष का कैलेंडर हम कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, तो समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तो एक बात आपको दिमाग में फीड कर लेना है कि समान वर्ष का कैलेंडर, जैसे मान लीजिए क्या पूछना चाहता है, पहले ये जानो क्या पूछना चाहता है समान वर्ष का। जैसे बच्चा देखा जाए, अगर ध्यान से अगर सुने मेरी बात को, तो क्या ऐसा कोई वर्ष, जैसे मान लीजिए कैलेंडर है, जैसे मान लो कोई वर्ष हम मनाते हैं, जैसे 2022 वर्ष हम मना रहे हैं, तो ध्यान से समझ लो 2022 हो 23 हो कोई वर्ष हो, मान लो 2022 वर्ष हम मना रहे हैं, तो क्या 2022 का जो कैलेंडर है, क्या जो 2022 का कैलेंडर है, क्या वो आगे के वर्षों में जाकर रिपीट करेगा, कि क्या वो कैलेंडर जैसे हमने मनाया उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी कैलेंडर का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, कुछ वर्षों के बाद वो कैलेंडर हूबहू क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए 2022 का कैलेंडर हमने मनाया, तो ये 2022 का कैलेंडर फिर से आगे के कुछ वर्षों में जाकर क्या करेगा, पुनः रिपीट करेगा। तो वही पता करना है कि कब, समझ में आ रही बात ना, कि कब रिपीट करेगा, तो वही आपको समझना है। एक बात बेटा ध्यान देना कि जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर में ही रिपीट करेगा, और लीप ईयर का कैलेंडर आपका जो होगा वो लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। तो जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर में, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही क्या करता है, रिपीट करता है। और यहाँ पर पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होता है, फुल ईयर कैलेंडर भी सेम, फुल ईयर कैलेंडर भी सेम, फुल ईयर कैलेंडर भी सेम। जनरल ईयर का जनरल ईयर में और लीप ईयर का लीप ईयर में क्या करता है, रिपीट करता है। देखो एक बात याद रखना कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा, कभी भी लीप वर्ष में रिपीट नहीं करता, और लीप ईयर्स का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा और साधारण वर्ष में कभी रिपीट नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा। और एक बात दोस्तों ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि अगर लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट करेगा, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर जनरल ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर में रिपीट करता है या लीप ईयर का कैलेंडर कभी जनरल ईयर में रिपीट करता है, तो यहाँ पर मात्र 28 फैब तक सेम होता है, 28 फैब तक सेम होता है, 28 फरवरी तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर साधारण वर्ष का जो फरवरी होता है वो 28 में समाप्त होता है, और जो लीप वर्ष का फरवरी होता है 29 में समाप्त होता है। तो यहीं पर अंतर क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी माह का कैलेंडर तो पूरा सेम होता है, लेकिन फरवरी माह का कैलेंडर पूरा सेम नहीं होता, ये केवल 28 तारीख तक ही क्या करता है, सेम होता है। ये बात आपको याद रखना कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर्स में ही। यहाँ पर होल ईयर कैलेंडर भी सेम, मतलब पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम है। और यहाँ पर अगर बात करें तो वनली केवल जनवरी माह, वनली जनवरी मंथ कैलेंडर भी सेम, वनली जनवरी मंथ
कैलेंडर बी शेप। ये बात बेटा आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये बात आप सबको क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर? तो आपको ये बात ध्यान देना है कि साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में, लीप वर्ष का लीप वर्ष में, जनरल ईयर का लीप ईयर में 28 फरवरी तक और लीप ईयर के जनरल ईयर में 28 फरवरी तक। अंतर कहाँ उत्पन्न होता है? 28 और 29 में उत्पन्न हो जाता है। ये बात आप मोटा मोटा आइडिया सभी लोग लगा पा रहे होंगे बढ़िया से, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे यहां पर एक प्रश्न पूछ लेता है कि वर्ष 1951 का कैलेंडर, एक छोटा सा प्रश्न मैं आप सबके सामने लिख रहा हूं, आगे आपके सामने प्रश्न आएंगे। फिर वर्ष 1951 का कैलेंडर, वर्ष 1951 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा? दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा? ये हो गया। वर्ष 1951 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो आपको क्या करना है कि वर्ष 1951 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं ऑप्शन ए में 1957 में, 1959 में, 1962 में, 1965 में। ये आपके वर्ष हैं कि 1951 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, ये आपके प्रश्न ऑप्शन है। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि 57, 59, 62, 65 तक, मतलब 65 तक सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो 65 तक में क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। इतनी बात हमको यहां तक पता चल चुकी है। तो चलो देखते हैं 1951। 1951 एक जनरल ईयर है। 51 के बाद आएगा 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 और इसके बाद आएगा 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 और 1965। क्लियर है दोस्तों? आइए समझते हैं। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65 तक हमने लिख लिया। अब यहां पर क्या करना है कि इनके लीप वर्ष की संख्या को लिखना है, क्योंकि अगर कोई वर्ष साधारण है और लीप है तो सबके अलग अलग ऑड डेज की संख्या होती है, ठीक है। तो साधारण वर्ष होगा तो एक ऑड डेज, लीप वर्ष होगा तो दो। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या एक मैंने बताई थी और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या मैंने दो बताई थी। तो ये साधारण वर्ष है तो ऑड डेज की संख्या एक आएगी। 1952 एक लीप वर्ष होता है तो दो, यहाँ एक 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 दो, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, चौथा साल। एक 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 दो, एक 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 दो और एक, सबकी ऑड डेज की संख्या लिख लिया। साधारण वर्ष की एक और लीप वर्ष की दो, ये होती है। अब आपको ध्यान देना है कि अब इनके योगफल करना। अगर कहीं पर भी योगफल 8, 15, 22, 29, 36 डॉट 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 डॉट, ये क्यों मैंने डॉट 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 किया, क्योंकि डिफरेंस जो चल रहा है 8 7 15 7 22 7 29 7 36, मतलब 7 7 के डिफरेंस पे बढ़ रहा है, ठीक है। इस 7 7 के डिफरेंस पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी मैं एक रास्ता बता दूंगा। अब देखो ध्यान से, अब इनको जोड़ना है और इनके ऑड डेज की संख्या को जोड़ना है। कहीं पर भी योगफल 8, 15, 22, 29, 36 मिल जाता है तो कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। लेकिन साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा। ये बात आपको दिमाग पे रखनी है। तो जैसे 1 और 2 3 और 1 4, 1 5, 1 6 और 2 8, योगफल 8 मिला तो कैलेंडर रिपीट करेगा। योगफल 8 मिलेगा तो कैलेंडर रिपीट करेगा। तो 8 योगफल, जहां पर योगफल 8, 15, 22 मिलता है कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। लेकिन 56 एक क्या है, लीप ईयर है। 56 एक लीप ईयर है और कभी भी जनरल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट नहीं करता, भले ही योगफल आपको 8, 15, 22, 29, 36 क्यों ना मिल जाए। भले ही योगफल आपको 8, 15, 22, 29, 36 क्यों ना मिल जाए, ये बात आपको दिमाग में
फिर कर लेनी है। समझ गए ना आप सभी लोग। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। 8 के बाद 9, 10, 11, 2, 13, 1, 14 और 1, 15 में भी कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। तो 1962 एक जनरल ईयर है, 1951 भी एक जनरल ईयर है, योगफल 15 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1951 का कैलेंडर जो रिपीट करेगा 1962 में, कहाँ करेगा, 1962 में। और 1962 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे करना था। समझ आई बात कि नहीं आई, ऐसे करना था। अब देखो मैं एक बात आप सबको यह बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए दोस्तों 1951 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, ये बात हमने सबने कर लिया। अब मैं आप सबको यह बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए आप सभी को ये 8, 15, 22, 29, 36 याद ना हो तो 7, 7 याद रहेगा। 7, 7 के डिफरेंस पे रिपीट करता है। कैसे, अब देखो ध्यान से समझो। यहां पर आप बाकी प्रोसेस वही रहेगा, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस वही रहेगा। आपको क्या करना है, इनकी योगफल को काउंट करना है। 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 2, 3, 3 और 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6 और 6, 1, 7। तो 7 योगफल यहाँ मिला। और जैसे 7 योगफल मिला वही कैलेंडर क्या करता है, जस्ट अगले वाला वर्ष रिपीट करता है। तो 1956। अब यहाँ 7 योगफल तो पहली बात की मिला ही नहीं। 1 और 2, 3 और 1, 4, 1, 5, 1, 6 और 2, 8, 8 योगफल मिला नहीं। ठीक है, 8 हो गया। 8 के बाद क्या हो गया, ये 9, ये 10, ये 11 और 11, 2, 13, 13 और 1, 14। अब 14 योगफल मिला यहाँ पर। जहां पर 7 या 7 के गुणज में योगफल मिलेगा, 7 या 7 के गुणज में योगफल मिला तो यहाँ 14 मिला। तो जहां पर 7 या 7 के गुणज में योगफल मिलेगा उसके जस्ट अगले वाला वर्ष क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे 7 यहाँ 14 मिला, 8 यहाँ हुआ था, 9, 10, 11, 2, 13 और 1, 14। तो जहां पर योगफल 7 या 7 के गुणज में मिलता है उसके जस्ट अगले वाला वर्ष क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पर 62 आ गया, योगफल यहाँ मिला 14 और जस्ट अगले वाला वर्ष 62 में क्या करेगा, रिपीट करतेगा। ये तरीका भी एक होता है। ठीक है, ये भी एक तरीका इनको पहचानने का होता है। समझ में आई बात। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब यहाँ पर क्या समझेंगे। मैं आपको अब शॉर्टकट तरीके में सीधे ले चलता हूं। बेसिक तरीका तो मैंने बता दिया कि कैसे ऑडिट की संख्या निकालना है, कैसे काउंट करना है और कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। अब दोस्तों ध्यान से समझिए मेरी बात को। मान लीजिए जैसे अगर कोई वर्ष लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, जैसे भी है, मान लो जैसे कोई वर्ष लीप ईयर है, ठीक है, कोई वर्ष लीप ईयर है, कोई वर्ष लीप ईयर है, फिर दूसरा वर्ष लीप से 1 साल अधिक है, या फिर लीप से 2 साल अधिक है, या फिर लीप से 3 साल अधिक है। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। लीप ईयर, लीप +1, लीप +2, लीप +3। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई वर्ष लीप ईयर है, जैसे मान लीजिए अगर कोई वर्ष लीप ईयर है, वर्ष 2016 एक लीप ईयर होता है। वर्ष 2017 लीप से 1 साल अधिक है, लीप से 1 साल अधिक है 16 से 17। ये लीप से 2 साल अधिक हो जाएगा 2018, और ये लीप से 3 साल अधिक हो जाएगा 2019। इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। भाई हर चौथा साल लीप ईयर होता है। मान लीजिए अगर इनको 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर अब एक तरीका ये भी है। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए अगर कोई वर्ष लीप है, ठीक है, तो लीप वर्ष में अगर निकालना है कब रिपीट करेगा, तो आपको 28 ऐड करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर आपको लीप वर्ष निकालना है तो आपको कितना ऐड करना है, 28 ऐड करना है। ठीक है, लीप से अगर 1 साल अधिक है आपका तो आपको 6 ऐड करना है। और अगर मान लीजिए कोई लीप से 2 साल अधिक है तो आपको 11 ऐड करना है।
और अगर कोई लीप से 3 साल अधिक है तब भी आपको 11 ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ष लीप है, और यह तो दूसरा तरीका ये कहें कि अगर 2016 में 4 से भाग दें, ठीक है, 4 से भाग दें, अगर शेषफल आपका 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाए तो आपको जो है क्या करना है, 28 ऐड करना है, ठीक है। तो 2016 में अगर हम 28 ऐड कर देंगे तो 8 6 14, 2 1 3 और 1 4, तो ये 2044 में रिपीट करेगा, 2044 में, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ। अगर मान लीजिए वर्ष 2017 है और अगर उसमें 4 से भाग दें, 4 चौको 16, अगर शेषफल बेटा अगर 1 आता है, ठीक है, तो 2017 में आपको कितना ऐड करना है, 6, तो 17 6 23, तो 2023 में रिपीट कर जाएगा, 2023 में, ठीक है। आगे अगर मान लीजिए 2018 है, अगर हम 4 से भाग दें और शेषफल अगर 4 चौको 16 2 आएगा, तो उसमें 2018 में आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। 8 और 1 9 आएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 2029 में क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर मान लीजिए 2019 है और अगर उसमें 4 से हम भाग दें और अगर मान लीजिए शेषफल 3 आ जाए, शेषफल 3 आ जाए, तो उस वर्ष में हमें क्या करना है, 11 जोड़ना है। तो 9 1 10 और 1 1 2 और 1 3, तो 2030 में क्या करेगा, रिपीट करेगा, 2030 में क्या करेगा, रिपीट करेगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। तो अगर कोई वर्ष, जैसे इससे पहले 1951 का हमने निकाला था, 1951 में अगर 4 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, पहले ये पता करो, शेषफल कितना बचेगा, 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, शेषफल 3 बचा। और अगर शेषफल 3 बचता है तो उसमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो इसमें 11 जोड़ दो, 1 1 2 5 1 6 और यहाँ पर 1962 आ जाएगा। 1962 हमने वहां पर बेसिक तरीके से क्या किया था, निकाला था। ये आपका एग्जैक्ट समय है, कैलेंडर का बात हो गया। तो समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 2 या 3 तरीके बता दिया है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर शेषफल 0 आए तो 28 जोड़ना है, शेषफल 1 आए तो आपको 6 जोड़ना है, शेषफल 2 या 3 आए तो आपको 11 जोड़ना है। ये चार्ट जो मैंने बनाया है इसको ध्यान से बना लीजिए, समझ लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हम सबको जो है फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये बात एक ही है, अगर लीप ईयर है तो 28 ऐड करना है, लीप से 1 साल अधिक है तो 6 ऐड करना है, लीप से अगर आपको जो है 2 साल अधिक है तो 11 ऐड करना है, लीप से 3 साल अधिक है तो 11 ऐड करना है। वही चीज मैंने दूसरी तरीके से इसको यहाँ पर बताया कि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तब 28 ऐड करना है, 4 से भाग देने पर शेषफल अगर शेषफल अगर 1 आ जाए तो आपको जो है 6 ऐड करना है। बात वही है, ये बात और ये बात दोनों एक ही तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है कई तरीके से, और अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो प्रश्न आपका आसानी से पॉसिबल हो पाता है। अब जैसे प्रश्न ने यहां कहा है कि 1995 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, तो 1995। यहां पर देखो 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12 3 15, 3 आएगा, कितना आएगा, शेषफल 3। और अगर शेषफल 3 आता है तो उस वर्ष में हमें क्या करना है, 11 जोड़ना है। तो 5 1 6 आएगा और 5 1 6 9 1 10 और 9 1 10 9 1 10 और यहाँ पर 1 1 2006 में रिपीट करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या करेगा, सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ।
अब देखिए जो टेबल मैंने आपको बताई है ये वाली, ये टेबल जो मैंने बताई ये कहीं ना कहीं फेल भी होती है। अब कहाँ फेल होती है उसकी थोड़ा सा आपको बात करनी है, ठीक है। कहाँ फेल होती है उसकी थोड़ा सा बात करनी है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं कि 1897 का 1897 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ये प्रश्न है कि 1897 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, ये प्रश्न है। अब दोस्तों जैसे 1897 की अगर हम सब बात करें तो आपको आंसर में बताना है कि क्या आएगा। भाई इसमें 4 से भाग देंगे। अब देखते हैं शेषफल कितना आएगा। 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 4 चौको 16, शेषफल 1। अगर शेषफल 1 बचता है तो उठ वर्ष में हमें कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 7 और 6 कितना हो गया, 13 के 3, 9 1 10 0, 8 1 9। तो 1903 में रिपीट करना चाहिए। कब करना चाहिए, 1903 में। लेकिन ये बात क्या है, गलत है। ये बात क्या है, गलत है। ऐसा क्यों गलत है, आज और ध्यान से समझते हैं। देखो ट्रिक कभी भी बेसिक से बड़ी नहीं होती, ट्रिक कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट से बड़ी नहीं होती है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों गलत है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं। तो 1897 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए 1897, ये क्या है, ये एक जनरल ईयर है, ठीक है। 97 के बाद क्या आएगा, 98, 1898, 1899 और 99 के बाद आएगा 1900, एक शताब्दी पड़ेगी। 1900 के बाद आएगा 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 और 1910, ठीक है। ये आया तो जनरल ईयर है। तो 1 4, ये भी एक जनरल ईयर, ये भी एक जनरल ईयर है ना, ये भी एक जनरल ईयर। 1900 एक शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड नहीं होगा तो जनरल ईयर। ये भी, ये भी, ये भी और ये लीप ईयर। तो देखो वैसे लीप वर्ष आया ही नहीं बीच में, जो 1901 लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है तो अंतर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 वर्षों का अंतर हो गया ना। अब इसके बाद ये जनरल ईयर, ये जनरल ईयर, ये जनरल, ये लीप ईयर, ये जनरल ईयर, ये जनरल ईयर, ठीक है। 10 तक हमने किया। अब हमें देखना है कि योगफल 8 क्या बताया था, 8 15 22 29 36, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के जस्ट अगले वाला वर्ष रिपीट करता है। 4 क्या है, एक लीप ईयर है, वहां पर 3 में कर गया था लेकिन 3 में यहाँ कर ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 1903 में 7 मिल रहा है, 1903 में 7 मिल रहा है बेटा। और अभी हमने कहा था फार्मूले से कि 1903 में रिपीट करता है, लेकिन मैंने कहा था ये बात गलत है। 7 मैंने कहा था कि जहां पर योगफल 7 मिलेगा जस्ट उसके अगले वाला वर्ष, तो 3 के बाद 4, 4 एक लीप ईयर है और जनरल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट नहीं करता। तो यहां पर 7 हो गया, 7 2 9 और 1 10, 1 11, 1 12 2 14, 14 और 1 15, 15 योगफल यहां मिल गया और यहां पर 14 मिला और जस्ट उसके अगले वाला पर। दोनों तरीके सोच सकते हैं। तो ये एक कैसा ईयर है, जनरल ईयर है। भाई देखो 14 योगफल मिला, 14 के जस्ट अगले वाला भी सोच सकते हैं। यहाँ पर योगफल 15 मिला, 8 15 में रिपीट करता है तो 15 मतलब 9, तो ये कब रिपीट करेगा, 1909 में। समझ गए मेरी बात को। तो ये जो रिपीट करेगा ये 1909 में क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो 1897 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, तो हमारा जवाब है कि 1909 में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। 1909 में प्रयोग किया जाएगा। बस इतना सा काम करना है और तो कुछ करना ही नहीं था। समझ गए ना आप सभी लोग। तो जो ट्रिक है, ये ट्रिक क्यों फेल होती है, फेल इसलिए हो जाती है, इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि जो हर चौथे साल में एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर है ही नहीं। हर चौथे साल में जो एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है ये यहाँ पर है ही नहीं है, इसलिए ट्रिक यहाँ पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जैसे 1897, अगर यहीं पर 1997 होता तो बात सही हो जाती क्योंकि 2001 लीप ईयर पड़ता। 1797 फेल हो जाएगा,
मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी इससे पहले हमने 1995 का कैलेंडर को सॉल्व किया था। अगर ये 1995 जगह 1895 होता तो ट्रिक फेल हो जाती, क्योंकि 1901 लीप ईयर नहीं पड़ता। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये सब चीजें आपको जो है दिमाग में रखनी है और चलनी है, तभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, नहीं तो फिर आपका जो है प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर टेबल फेल हो जाती है, टेबल फेल हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर टेबल फेल हो जाती है क्योंकि 1901 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 1901 लीप वर्ष नहीं है, 1901 लीप वर्ष नहीं है। बस इतनी सी बात है। ओके, जब इन पॉइंटों को आप याद रखोगे, देखिए ये पॉइंट आपको जल्दी कहीं पढ़ने को मिलेगा नहीं कि कब फेल होती है कब नहीं फेल होती है, इसलिए इसको थोड़ा डीपली तरीके से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। नहीं बाउंस कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि एक प्रश्न आप सबसे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आपको बताना है। एक प्रश्न यह है कि दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच अधिकतम अंतर कितने वर्षों का होता है? ये आपके पास प्रश्न है। मैं यहां पर ऑप्शन भी आपको बना के दे देता हूं। ऑप्शन ए 7 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर और ऑप्शन सी 8 ईयर और ऑप्शन डी 4 ईयर। ये हो गया। दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच अधिकतम अंतर की बात कर रहा है। जैसे अभी हमने बात किया था, वैसे जनरली जो अंतर होता है ना वो 4 वर्ष का ही होता है। देखो जैसे मान लीजिए 1896 एक लीप ईयर है और इसके बाद सीधे यहां पर 1904 एक लीप ईयर है। ठीक है, 1904 एक लीप ईयर है। ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में कोई लीप ईयर नहीं पड़ेगा। 1900 जो पढ़ना चाहिए शताब्दी है वो लीप ईयर नहीं है। तो 1904 में 1896 घटाओ, 14 में 6 गया 8 आएगा, तो 8 ईयर का अधिकतम अंतर आएगा। कितने ईयर का? 8 ईयर का अधिकतम अंतर का मतलब देखो, मध्य में वर्षों की संख्या पूछता तो 7 आता। अगर मध्य में वर्षों की संख्या पूछता तो 7 कैसे? 96 के बाद 97, 97 के बाद 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903, 1 2 3 4 5 6 7 मध्य में वर्षों की संख्या पूछता तो 7 आता। अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना ही अंतर कहलाता है। तो उसने अंतर पूछा है। अगर ये कहता है कि दो क्रमागत लीप वर्षों के मध्य में अधिकतम वर्षों की संख्या, तो अधिकतम वर्षों की संख्या मध्य में पूछता, तब उत्तर हमारा फिर 8 9 कर क्या होता? 7 होता। अब यहां पर अगर कहता कि दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच अंतर क्या होता है, अगर अधिकतम शब्द की बात न करता तो फिर उत्तर हमारा 4 होता। भाई दो क्रमागत लीप वर्ष जैसे 2004 और 2008 दो क्रमागत लीप वर्ष हैं, तो यहां पर अंतर कितना आएगा? 8 में 4 घटा देंगे 4 का। अगर मध्य की वर्षों की संख्या पूछता तो 3 आता। तो वो तो आपको सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप लैंग्वेज समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजों को बेटा आपको सबको ध्यान देना था। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। अभी आगे की कहानी जो होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।